हेलो एवरीवन, आई एम रीत और आज हमारे साथ आशीष हैं। आशीष पीएचडी स्कॉलर है हिंदी लिटरेचर में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और आज हमारे साथ ये जेआरएफ की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं। इन्होंने कैसे अपना जेआरएफ का तैयारी किया, निकाला। इन्होंने जेआरएफ 2024 में क्लियर किया शायद, राइट? हाँ, तो दिसंबर। 2024 में क्लियर, सितंबर दिसंबर। हम्म। हाँ, ओके। ओके, तो आज ये हमारे साथ अपनी जेआरएफ की स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। तो आशीष, ओवर टू यू। आप बताएं कि आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे कम शब्दों में एंड विल बिगिन। ओके। तो मेरा नाम आशीष कुमार है। मैंने अपना ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर जेआरएफ हो जाने के बाद पीएचडी अभी वहीं से कर रहे हैं। और मेरे पीएचडी का टॉपिक अभी इब्राहिम अलकाजी का रंगकर्म और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1962 से 1977 तक है। ठीक है, तो ये रंगमंच का विषय है मेरा। तो आशीष, आपने अपनी तैयारी कब से स्टार्ट की थी? जैसा कि आपने मास्टर्स के टाइम पे ही जेआरएफ क्लियर किया है, तो आपने अपनी तैयारी कब से स्टार्ट की थी? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन कि कब से आपने स्टार्ट की थी, कितने एग्जाम्स दिए हैं और आपका ये कौन सा अटेम्प्ट रहा है? तो मैंने तैयारी तो बहुत पहले से तो क्या कहना, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए मैंने मास्टर्स में पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि हिंदी लिटरेचर में आप बहुत सारी मतलब बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आप मतलब बैचलर्स के सारे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ताकि वो आपको जेआरएफ में भी काम करे। तो मुझे पता था कि जेआरएफ निकालना है या जेआरएफ के लिए पढ़ना है, तो मैं शुरुआत में कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा काम करता लगा। कॉन्सेप्ट शुरुआत में पढ़ा, बाद में फिर पेपर के लिए फिर तैयारी करने के लिए बहुत फैक्चुअल चीज़ें और बहुत रटने वाली चीज़ें जो होती हैं, जो जो पेपर में आम तौर पे आती हैं, तो वो मैंने पढ़ा था फिर बाद में। तो मुझे ध्यान है कि जून के महीने में जो है, वो मेरा 1-2 नंबर से रह गया था। एक सवाल 2 नंबर से रह गया था और उसके बाद फिर दिसंबर वाले पेपर में मेरा हो गया था। तो करीबन आपने 6 महीने दिए हैं या फिर 1 साल? मास्टर्स के शुरू से ही स्टार्ट किया है आपने? हाँ, मैंने बैचलर्स 3rd ईयर में कुछ पढ़ा, हम्म। लेकिन जेआरएफ के लिए असल तौर पे आखिरी के 6 महीने में। अच्छा, ओके। तो सेकंड क्वेश्चन है कि आपकी बुक लिस्ट क्या क्या थी? आपने क्या क्या पढ़ा है, कैसे तैयारी की है? बेसिकली किताबों पे फोकस था ज्यादा या फिर क्वेश्चंस पे, या वैसे? 2-3 तरीके के इस्तेमाल किए। पहला तो किताबों के बारे में बोले तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब आती है, हिंदी साहित्य का इतिहास। विश्वनाथ त्रिपाठी मैंने तो नहीं पढ़ा था, लेकिन पढ़ी जाती है आमतौर पे। और दृष्टि आईएएस की उस समय किताब लॉन्च हुई थी, अब तो काफ़ी बेहतरीन किताब है। मुझको लगता है मार्केट में इकलौती अच्छी किताब जिसको कही जा सकती है, डायरेक्ट एक ही बुक जो फैक्चुअल मामले में बहुत सटीक किताब है। तो शुक्ल को पढ़ा था मैंने और दृष्टि की किताब को मैंने पढ़ा था। मुझे लगता है कॉन्सेप्ट्स हम बनाने के लिए तो बहुत अच्छी किताब है ये 2। और फिर पेपर 1 के लिए थोड़ा बहुत पढ़ा था। मैंने पेपर 1 के लिए तैयारी कम की थी। मेरा पेपर 2 मजबूत था, इसलिए मैंने निकाल लिया था। मुझे लगता है इसलिए ज़्यादा फ़ायदा हो गया होगा। Okay, तो अपनी तो नोट्स किताबों के वगैरह? मामले में हम्म, क्या-क्या? बताएं बताएं। नोट्स वगैरह भी? हाँ, नोट्स के मामले में ये है कि नोट्स मैंने बनाए थे आचार्य शुक्ल के बेहतरीन ढंग से, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम की चीज़ उसी से निकल के आ जाती है। आप किताबें 4 पढ़ें, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एक किताब को आप गहरे से और अच्छे से पढ़ लें। और शुक्ल हिंदी के मामले में सबसे मूर्धन्य विद्वान माने जाते हैं और उनकी किताब से ही सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो मुझे लगता है उस किताब को ढंग से एक बार भी अगर पढ़ लिया जाए और दृष्टि की किताब को अच्छे से पढ़ लिया जाए, समझ लिया जाए, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँगे। क्योंकि 2018 के बाद से पेपर का पैटर्न पूरी तरह से बदल गया है। उससे पहले जो सवाल आते थे उसमें रचनाकार और रचनाकाल, कालक्रम ये सब लगाने वाले आते थे कि आप पैटर्न में लगाइए कि निराला पहले आते थे,
निराला पहले आते हैं कि महादेवी वर्मा पहले आती हैं। ये रचना पहले लिखी गई कि वो रचना पहले लिखी गई। या फिर मिलान करने वाले आते थे कि ये लेखक है, ये रचना है, कौन किसकी है। तो ये बहुत आसान हुआ करता था। आप फटाफट रट्टा लगा के काम खत्म कर सकते हैं। पर अब चीज़ें स्टेटमेंट वाइज़ आती है, अब क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले आते हैं। एक सवाल है, उनके 5 स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट में ऑप्शन रहेगा ए, बी, सी, डी, ई। अगर इस तरह से ऑप्शन रहता है तो दिक्कत आती है कि हाँ, हमको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि एक्चुअल चीज़ें हैं नहीं। अब अब मन्नू भंडार ने आपका बंटी किसको केंद्र में रख के लिखा है, अगर ये आप कभी सोचें, पढ़ें या जानें तो फिर आपको पता रहेगा कि अच्छा ये इस कारण से था। तो उससे आपको जेआरएफ निकालने में ज़्यादा आसानी होगी और हमको लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ओके। तो आपका जैसे आपने बताया कि पेपर 2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कंपेयर टू पेपर 1, तो पेपर 2 में आपने स्कोर कितना किया था लगभग और कट ऑफ कितनी लगभग रही थी उस टाइम पे जब आपने लिखा कट था? ऑफ उस समय मेरी कैटेगरी लगी थी, उस समय जनरल की कट ऑफ 192 थी, जहाँ तक मुझे ध्यान है और कैटेगरी मेरा ओबीसी था तो 170 गया था कट ऑफ। ओके। किस्मत उस समय जिस तरह से लोगों को डर रहता है कि हाँ, जेआरएफ निकालते हुए परेशान हो जाते हैं पेपर देते समय, तो शायद उस साल उस वक़्त मैं ज़्यादा परेशान था, तो एक आध सवाल मेरे आगे-पीछे हो गए थे, मुझे ध्यान है लेकिन मेरा कट ऑफ वही आया था जो था, मतलब 170 ही था, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। मेरा बाय लक भी है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत क्योंकि मैं मानता हूँ कि जेआरएफ है सो थोड़ी किस्मत वाली भी चीज़ है, थोड़ी मेहनत बहुत मेहनत वाली चीज़ और थोड़ी किस्मत वाली भी चीज़। तो इसलिए मुझे लगता है कि ठीक है। हुँ, ओके। और लास्ट पेपर 1 के लिए आपने क्या-क्या पढ़ा था? पेपर 1 के लिए मैं कहूँ तो पेपर 1 के लिए मैंने बहुत ज़्यादा वो नहीं किया था। अब तुम लोगों को नया इंटरेस्टिंग बात ये लग सकती है, लेकिन चाहे जो हो, मैंने तो यही किया था और हम बता देते हैं क्योंकि झूठ या कहानियाँ गढ़ने से तो अच्छा है कि जो बात है वही बताएँ। पेपर 1 को मैंने पढ़ा नहीं, उसमें सिर्फ़ डीआई को मैंने तैयार किया था और कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि बहुत मुश्किल आता नहीं है तो वो बन गया था। बाकी के बीच के 40 सवाल जो बचे हुए थे, उसमें मैंने एक ही सिरे से ऑप्शन टिक कर दिया था सी, ठीक है? तो वो इत्तेफ़ाक था, आप मेहनत करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सोच कर के किया था, क्योंकि मैंने अपनी तरीके से जो सोचा था वो ये था कि 40 सवाल में यदि प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो 25% की प्रोबेबिलिटी बनती है ठीक होने की, तो 10 5 सवाल डीआई के और 5 कॉम्प्रिहेंशन के अगर ये दोनों ठीक हो गए तो 10 सवाल इधर हो जाएँगे और 40 में यदि 25% यानी 10 सवाल ठीक हो जाते हैं तो 20 सवाल ठीक हो जाएँगे टोटल और अगर इत्तेफ़ाक से आगे-पीछे हुआ तो बात बन जाएगी लगता है और मैंने लग ठीक-ठाक कर लिया था उसमें पेपर 2 में। पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है कितना किया था, लेकिन ठीक-ठाक कर लिया था। उस साल का पेपर सबसे टफ आया था, सेकंड पेपर के मामले में, सबसे अक्सर टफ ऐसा आया था। होता है कि टफ अभी तो वाले कट में ऑफ हाँ, तो अभी तो कट ऑफ 208 तक चले जाते हैं, उस समय हुँ, 192 चला गया था मात्र। मतलब 192 पे ही सबको मिल गया था जेआरएफ हुँ, जनरल वालों को, ओबीसी वालों को और तो ये हुआ था। तो मैंने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके फिर उसमें तुक्का लगाया था और इत्तेफ़ाक से वो 10 ठीक हो गए उधर साइड से और वो सारे मेरे तुक्के जो मैंने सी पे लगा दिए थे 25% सोच करके, उसमें से 16 ठीक हो गए। तो टोटल 26 ठीक हो गए और पेपर 1 मेरा सपोर्ट कर दिया और उसकी वज़ह से मेरा निकल हुँ। बस यही थी उसमें कहानी। हुँ। अगर आपको एक पीस ऑफ एडवाइस देनी हो, जो लोग हिंदी लिटरेचर में जेआरएफ निकालने की कोशिश या नेट निकालने की कोशिश कर रहे हो, अगर कुछ एडवाइस देनी हो तो आप क्या एडवाइस देंगे? कि ज्ञान के पीछे मत परेशान रहना, कि सारा ज्ञान रख लेना है। टारगेट ये है कि पेपर निकालना है और अगर पेपर निकालना है तो सबसे पहले पेपर पे जाओ। पेपर पे जाओ, पेपर देखो, पेपर से पता करो कि कहाँ से क्वेश्चन्स आ रहे हैं।
और पेपर से ही शुरुआत अगर कर रहे हो तो ठीक है, वरना पेपर देख लो। हम लोगों ने अपने-अपने अलग-अलग जो भी सब्जेक्ट टॉपिक है उस टॉपिक को के जो भी क्वेश्चन्स हैं, उन क्वेश्चन्स को देखा, मान लो कि वो क्वेश्चन यहाँ का है और उसके ऑप्शंस ये है। तो वो चारों चीज़ें ढूँढ के निकालना कि हाँ, कहाँ से सवाल आया है, उसके नज़दीक के और क्या सवाल हो सकते हैं। क्वेश्चन्स के थ्रू अगर जाओगे तो बहुत कम समय में बहुत जल्दी काम कर पाओगे। तो मुझे लगता है पेपर निकालते समय पेपर निकालना टारगेट होना चाहिए, ठीक है? और अगर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट पढ़ना फिर टारगेट होना चाहिए। पर अभी बात जेआरएफ की हो रही है, तो मुझे लगता है कि पेपर टारगेट है। तो पेपर पढ़ो, क्वेश्चन पेपर और फिर अ, दृष्टि वाली किताब हो या शुक्ल की किताब हो, उसको पढ़ो और फिर एग्ज़ाम निकालो। पेपर 1 की तैयारी के लिए हम सलाह नहीं दे सकते हैं क्योंकि हम खुद उसके बारे में कम जानकार आदमी हैं, इसलिए ये हम कहना चाहते हैं इस मामले में। ओके, थैंक यू सो मच आशीष कि आप इधर आए और बताया इतना कुछ। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। थैंक यू और प्रीत आपको भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आप बड़ा बढ़िया हुँ। काम कर रही हैं और आप सो लोगों को बता दे रही हैं कि आपका काम ये है कि लोगों को आप बता दे रही हैं, संभाल ले रही हैं उतनी बड़ी भीड़ को कि वो समझ बड़ी नहीं सके है। कि हाँ, अरे नहीं, कोई बात नहीं लेकिन वो लोग बहुत ज़रूरी होते हैं। हम भी अपने टाइम पे यूट्यूब पे ढूँढते थे कि हाँ, कोई एग्ज़ैक्टली, एक लफ्ज़ भी बता दे कि चीज़ें क्या थी। एग्ज़ैक्टली। तो अगर वो एक व्यू एक व्यू वाले भी अगर यूट्यूब चैनल्स हो ना, तो उनको भी जा के झाँकते थे कि यार क्या था? और वो उनकी मदद से हम कहते हैं बीएचयू हुँ। गए हैं, उनकी मदद से डीयू गए हैं और उनकी मदद से शायद जेआरएफ भी किए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है ये, तो ये आप कर रही हैं इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं उन लोगों की तरफ से जो देखते हैं, जो आपको याद करते रहते हैं, ठीक है? और आपके रेगुलर आने वाले वीडियोज़ को मतलब फ़ॉलो करते रहते हैं। ठीक है? हुँ। शुक्रिया। थैंक यू सो मच आशीष, थैंक्स। ओके, बाय। थैंक यू। बाय।